नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, जो नेपाल में जो इंसिडेंट्स हुए हैं और उससे इंडिया को क्या अफेक्ट हो सकता है और इंडिया में कैसे कुछ लोग चाहते हैं कि नेपाल जैसा सिचुएशन हो, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने से पहले गाइस प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, और ये मेरे जो वीडियोस है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिएगा, उनको भी थोड़ा ज्ञान दीजिएगा कि भाई कैसे चीज़ें चल रही है दुनिया में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये नेपाल के बारे में। आपने शायद मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने नेपाल के पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे लोगों में इतना गुस्सा था और इतना करप्शन था नेपाल में, जिसकी वजह से लोग सड़क पे आए और वो जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंस में टर्न हो गया और उसके बाद में सारा कुछ इशू हुआ। और ये इंडिया में क्यों नहीं हो सकता वो भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया में ट्राई हुआ है पास्ट में और क्यों होना मुश्किल है, वो मैंने सब आपको बताया था। आज हम थोड़ा डिटेल में और जाएंगे इसमें। तो गाइज आपको पता है नेपाल में ये जेन जी प्रोटेस्ट हुआ है, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट हो गया है और नेपाल की पार्लियामेंट भी जला दी, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट भी जला दी, नेपाल के जो एक्स पीएम थे उनकी वाइफ भी जल के मर गई है और जो उनके फिनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको काफ़ी मारा भी है और पूरी फैमिली को हेलीकॉप्टर से लटक के जाना पड़ा। तो इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। और जो वहाँ पे होटल थे हिल्टन होटल, वो भी जला दी, प्लस वहाँ पे कुछ मॉल्स थे वो भी सब लूट लिए गए। तो अब इसमें एक बात आती है कि भाई जब आप करप्शन के अगेंस्ट थे, जब आप करप्शन के अगेंस्ट थे कि यहाँ पे आपकी कंट्री जो पॉलिटिशियन है वो लूट मार कर रही है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? अभी आप भी तो मॉल्स को और सबको लूट ही रहे हो ना। तो ये एक बात आती है कि भाई कैसे ये प्रोटेस्ट टर्न ले लेता है चीज़ों में। इसलिए जो भी आपके पास आता है तो पहले ध्यान रखिए कि हमको ये करना है कि नहीं करना है। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में नेपाल को फ़ायदा क्या हुआ। अभी देखेंगे नेपाल को फ़ायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। कैसे? इन्होंने क्या किया? पहली बात तो इन्होंने प्रोटेस्ट जो था, इसमें पहले तो देखेंगे प्रोटेस्ट लीड कैसे हुआ। प्रोटेस्ट एक्चुअली आप देखेंगे ना, जब इसकी गहराई में जांच होती है तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ पूरा दिखता है कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो नेपाल में ये एक्शन करवाना चाहती थी। और इसकी जो तैयारी है, जब 2014-15 में भूकंप आया था नेपाल में, उसके बाद से ये जो सिस्टम है इसमें स्टार्ट हो गया था डीप स्टेट का नेक्सस। और वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, जो फूड फाउंडेशन और जो यूएस डीप स्टेट है, उसके साथ मिलकर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों में अननेसेसरी ये एक अलगाव की भावना वो लोग उत्पन्न कर रहे थे। प्लस जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो भी काफ़ी अनस्टेबल थी नेपाल की। कितनी बार तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो ऑलरेडी अनस्टेबल थी। तो इसीलिए लोगों का गुस्सा का फायदा उठाया वो लोगों ने, और इसमें ये लोगों ने इसको यूज करके ये सब प्रोटेस्ट किया। तो ये नुकसान कैसे है नेपाल को? इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पार्लियामेंट जला दी। अब पार्लियामेंट जला दी और अब बोल रहे हैं कि हमको न्यू इंटरिम पीएम चाहिए। अब पार्लियामेंट जला दी और बोल रहे हैं कि हमको न्यू इंटरिम पीएम चाहिए। चलो, प्राइम मिनिस्टर आपके पास आ गया तो वो बैठेगा कहाँ? उसकी जो कैबिनेट होगी वो बैठेगी कहाँ? जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठेंगे कहाँ? आपने तो पार्लियामेंट जला दी, डिसीजंस कहाँ लेंगे? तो ये किसी ने सोचा ही नहीं, बस चल दिए बोलने पे और जला दिया। प्लस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जला दी। अब सुप्रीम कोर्ट जला दी तो सारे डिसीजंस कोर्ट के फैसले कहाँ होंगे? जो लॉ एंड ऑर्डर है कंट्री का वो कैसे चलेगा? चलो, अभी तो आर्मी है, लेकिन आप आगे जाके कैसे करोगे? आर्मी के रूल में रहोगे, पर आपको तो इंटरिम पीएम चाहिए जिसकी डिमांड आप कर रहे हो। तो फिर वो कौन करेगा? वो कहाँ से वर्क करेगा? कैसे हैंडल करेंगे? ये किसी ने नहीं सोचा। इस तरह से डीप स्टेट वर्क करता है कि कैसे वो एक कंट्री को अनस्टेबल करता है। एग्री, गवर्नमेंट करप्ट थी, आपको हटाना था, ठीक है, तो प्रोटेस्ट करने का भी वे होता है, लेकिन डीप स्टेट यही करता है, जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको वो हाईजैक कर लेता है। हाईजैक कैसे करता है कि जैसे अब 100 लोग निकले हैं, वो 100 लोगों के साथ साथ 10 लोग और निकल जाएंगे और वो 10 लोग ही सारी तोड़फोड़ करेंगे, 100 लोग तो वही के वही रह जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है सोचने समझने में। तो इसी तरह से ये लोग वर्क करते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लेते हैं। लोग आपकी सुप्रीम कोर्ट जला दी, आपकी पार्लियामेंट जला दी, प्लस आपके वहां पे 5 स्टार होटल जला दी। अब 5 स्टार होटल जलाने का क्या मतलब था? अब आपका टूरिस्ट, नेपाल में बहुत ज्यादा टूरिज्म आता है, तो नेपाल का जो टूरिज्म आके रुकेगा वो कहाँ रुकेगा? आपने 5 स्टार होटल जला दी तो। और वहां के जो एम्प्लॉय थे वो तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो आपके ये नॉर्मल एम्प्लॉयज ही थे, नॉर्मल नेपालीज ही थे ना, वो उनका क्या होगा? ये किसी ने सोचा नहीं। और आप ऐसे जला दोगे तो टूरिज्म आएगा नहीं, टूरिज्म नहीं आएगा तो आप इनकम कहाँ से जनरेट करोगे? पैसे कहाँ से लाओगे? ये कोई सोच ही नहीं रहा है। प्लस आप देखेंगे कि वहां पे
पशुपतिनाथ मंदिर तक अटैक करने का ट्राई किया उन्होंने। ये नेपाली हिंदूज नहीं हो सकते जिन्होंने ट्राई किया है, ये बीच में किसी ने हाईजैक करने का ट्राई किया है। कोई वहाँ पे नेपाल में आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसका गढ़ है, वहाँ पे वो पाकिस्तान से ज़्यादा फ्रीली काम कर सकती है, और वहाँ पे जितनी भी सीक्रेट एजेंसीज हैं नेपाल उनके लिए सेफ हेवन रहता है। अनफॉर्चुनेटली नेपाल के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपना ऐसा सिचुएशन बना लिया था कि वो करप्शन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में कुछ भी अलाउड कर सकते थे नेपाल में। इसी तरह से सारी एजेंसीज हैं, सीआईए ले लो, आईएसआई ले लो, सब कोई ले लो, सबका वो बेस है, सेफ हेवन है। तो वहाँ पे इसी तरह से हो सकता है कि आईएसआई और इसके जो इस्लामिस्ट चमचे हैं उन्होंने जाके ये किया हो, और वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग कर सकते हैं और इस तरह से हाईजैक कर सकते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो हमारे हिंदुओं का एक धर्म स्थल है, जो इतना रिस्पेक्टेड जगह है, वहां पे भी ये लोगों ने ट्राई कर लिया है। इस तरह से हाईजैक हो चुके हैं इनके प्रोटेस्ट। मॉल्स लूट लिए गए। अब वो जो मॉल्स लूट लिए गए तो फिर उसमें जॉब कौन कर रहा था? नेपाली। वो मॉल किसका था? नेपाली। तो नुकसान किसको हुआ? नेपाल का। वो तो कोई मिनिस्टर्स और किसी का था नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे ना तो जोश जोश में आपको अच्छा बहुत लगेगा कि ओके मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बट इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डेंजरस होते हैं। अब नेपाल को वापस लाइन पे आने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे, कम से कम 10 साल लग जाएंगे नेपाल को वापस लाइन पे आने में, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है और इतनी अनस्टेबिलिटी आ गई है। देखिए, वो माना करप्ट थी गवर्नमेंट, लेकिन उनको पता है कि कैसे रन करना है। अगर वो प्रोटेस्ट करके कोई हटा के दूसरी भी लाते ना तो उनको भी पता था कि हाँ भाई ठीक है ये आएगा और इस तरह से हम स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरा ही खत्म कर दिया। तो जो अब आएंगे वो न्यू पॉलिटिशियन आएंगे और उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। प्लस इन्होंने क्या किया कि जेल तोड़ दी, 15,000 कैदी जेल से भाग गए। इस तरह से प्रोटेस्ट हाईजैक होते हैं और इस तरह से एक कंट्री बर्बाद होती है कि कैसे एक नॉर्मल कंट्री चलती हुई को कैसे कोई डीप स्टेट पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये हमने देखा बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश आज भी उसकी जो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, इंडिया के इक्वल रेट पे जीडीपी ग्रोथ हो रहा था, जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से अच्छा हो रहा था, इंडिया से इक्वल तो था, ये अच्छा हो रहा था, और वो गिर के एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया और पूरा बांग्लादेश अब बर्बाद हो गया है। उसकी इकोनॉमी कुछ नहीं बची है। ये जब अब जमायती इस्लामी जैसे जो रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्शंस जीतने लग गई है। वहां पे के कॉलेजेस में हिजाब के नारे लग रहे हैं लेडीज के लिए, और इस तरह से पूरा एक कंट्री बर्बाद करता है डीप स्टेट। और उसी तरह से हुआ है नेपाल का। नेपाल को अब उभरने में बहुत टाइम लगेगा। और एक चीज अच्छी है कि नेपाल के जो युवा है उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो एक्चुअल प्रोटेस्टर है उन्होंने रियलाइज किया कि हमारा प्रोटेस्ट हाईजैक हो चुका है, इसलिए उन्होंने 2 दिन में ही ये प्रोटेस्ट को शांत करके और फिर बाद में जो भी रिकवरी है, साफ सफाई है, वो भी स्टार्ट कर दी। लेकिन बांग्लादेश में तो आज तक नहीं पता चला कि उनके प्रोटेस्ट को हुआ क्या था, और आज तक वो लोग बचे ही नहीं है और ना बचने वाले हैं आगे जाके भी। तो इस तरह से ये एक डीप स्टेट किस तरह से नुकसान करता है, पूरे देश को खराब करता है, ये आप देखिए। अब हमारे यहाँ पे भारत में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पे भारत में गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ताकत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि नॉर्मल इलेक्शन में उनको हरा सके। इसीलिए वो चाहते हैं कि इंडिया में भी नेपाल जैसा और बांग्लादेश जैसा प्रोटेस्ट हो और इंडिया जल जाए, इंडिया की पार्लियामेंट जल जाए, इंडिया बर्बाद हो जाए। जो हमारी इकोनॉमी जो आज 4.3 ट्रिलियन है, जो हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे चिप्स बनना स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ पे ईवी बन रहा है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे डिफेंस जो है हमारा आगे बढ़ रहा है। कितने ही बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एप्पल हमारे यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है, सैमसंग अपना लैपटॉप हमारे यहाँ बनाना स्टार्ट कर रहा है नोएडा में। तो इस तरह से जो इंडिया अभी डेवलप हो रहा है, गूगल की सबसे बड़ी ऑफिस बन रही है आउटसाइड यूएसए, माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा ऑफिस बन रहा है, और जो इंडिया इस तरह से डेवलप हो रहा है और वो हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो 7.8% से ग्रो हो रहा है, उस सब को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। क्यों? ताकि इनके जो चहीते हैं वो लोग सत्ता में आ जाए। ये लोग इस तरह से रेडिकलाइज चमचे हैं ये दोस्तों। यानी सोचो कि आप लोग को लगता होगा कि मैं गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप जरा इतना सा सोचिए कि अगर इंडिया में ये होता है
तो आपकी जो इनकम अभी 50,000 है ना, वो 20,000 भी नहीं रह जाएगी। रीजन इज कि इंडिया में इतनी ज्यादा त्रासदी हो जाएगी कि हो सकता है आपकी जॉब भी ना रहे, बिकॉज लोगों के पास, लोगों जो दूसरी कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट होता है तो ट्रस्ट खत्म होता है, लोगों के पास जो बेनिफिट्स आते हैं गवर्नमेंट के वो सब बंद होते हैं, तो लोगों के पास काम नहीं रहेगा, लोगों के पास गवर्नमेंट का ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो लोग काम उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे बिजनेसेस, और आपको जाके एकदम घर पे ही बैठ जाना पड़ेगा अगर नेपाल जैसा प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जैसा प्रोटेस्ट इंडिया में होता है तो। बट हमारे यहाँ पे फिर भी ऐसा चाहते हैं, तो आप सोचिए इनका माइंडसेट कैसा है, कैसे ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं दिमाग से, और कितना हेट फैला रखा है इन्होंने, और इनके अंदर कितना हेट है कि इनके जो मास्टर्स हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो सत्ता में आ जाए, इसके लिए वो लोग देश को जलाना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग देश को जलाने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे, बस इनके मास्टर्स आने चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इंस्टाग्राम पे है ये लेडी ने, तो ये लेडी देखिए, ये चाहती है कि नेपाल जैसा इंडिया में हो, और इसी ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के वाइस चीफ को इसने सपोर्ट किया था और उसको हैंडसम बता रही थी। तो ऐसे करके रेडिकल माइंडसेट है। प्लस अभी देखिए आप माइंडसेट देखिए लोगों का, ये यूपीएससी कोचिंग के टीचर्स हैं, यूपीएससी के जो क्लासेस रहती है उसमें ये लोग टीचर है, और ये लोग खुद चाहते हैं कि जेंजी हमारे यहाँ के जेंजी भी नेपाल जैसा इंडिया में करे। बोलो ये क्या पढ़ाते होंगे स्टूडेंट्स को। और इसमें इन लोग का गुस्सा क्या है पता है, ये लोग का गुस्सा इसीलिए है कि गवर्नमेंट ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें जीएसटी कम नहीं किया है, 18% ही रहने दिया है, और गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि हम करेंगे नहीं, तो इससे इनको गुस्सा है। तो खुद का जीएसटी कम कराने के लिए ये लोग इस तरह से युवाओं को रेडिकलाइज करना चाहते हैं, और ये लोग यूपीएससी का पढ़ा रहे हैं। बोलो क्या पढ़ाते होंगे ये लोग। इनका माइंडसेट देखो आप खाली, कि खुद के पर्सनल रीजन की वजह से कैसे ये लोग इतना हेट फैला सकते हैं, बच्चों का माइंड ब्रेन वॉश कर सकते हैं ये लोग, और बच्चे लोग इसी इंस्टीट्यूट में जाते होंगे। सोचो, रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजो ही नहीं जहां पे ऐसे टीचर्स हो जो इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं स्टूडेंट्स का फॉर द पर्सनल रीजन। ठीक है आपको प्रॉब्लम हो सकती है गवर्नमेंट में, लेकिन आप इस तरह से देश को जलाना चाहते हो और फिर खुद को यूपीएससी टीचर भी बोलते हो, इट्स अ शेम ऑन देम। लेकिन अब पेरेंट्स माने तो अच्छा है कि इसी इंस्टीट्यूट में नहीं भेजना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भी जो चाहते हैं कि देश हमारा बर्बाद हो जाए, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि जितना वो लोग फेक न्यूज़ फैलाएंगे उतना हम लोग करेक्ट करके उसको आगे बढ़ाएंगे कि कोई भी फेक एजेंडा इंडिया पे नहीं चलेगा। अगर हाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत हुआ है, उसको क्रिटिसाइज करो, उसको अपोज करो, वो तो मैं भी करता हूँ, लेकिन क्रिटिसाइज और अपोज करने का मतलब नहीं कि आप सड़क पे आ जाओ और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसको जलाओ, मॉल को लूटो, देश को बर्बाद करो, देश को जला दो और हमारी इकोनॉमी नीचे गिरा दो। हम ये डीप स्टेट का एजेंडा पूरा होने नहीं देंगे। यूएस कितना भी ट्राई कर ले, चाइना कितना भी ट्राई कर ले, पाकिस्तान कितना भी ट्राई कर ले, और हमारे इंटरनल एनिमी है वो लोग कितना भी ट्राई कर ले, हम लोग देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। तो होपफुली दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड सेंड दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सबको बताइए कि कैसे हमको हमारे देश को बचाना है और ऐसी सोच को ख़त्म करना है जो देश को बर्बाद करना चाहती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।